सभी मित्रों का स्वागत है यूपीएससी मेंस क्लासेस एंड स्टेट पीसीएस क्लासेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अब जो है मेंस क्लास को अपना स्टार्ट कर दिया है और मेंस क्लास के लिए मैं रोज डेली एक नया क्वेश्चन आपके समझ लेके आऊंगा। उस पर सारी डिटेल्स कराऊंगा कैसे मेंस आंसर राइटिंग लिखी जाती है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। जियोग्राफी ऑप्शनल ले लें या जियोग्राफी, आपको पता है यूपीएससी के लिए जीएस फर्स्ट, ठीक है, जिसमें जियोग्राफी होता है। जियोग्राफी पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन बच्चों का ऑप्शनल हो जियोग्राफी, वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट। ठीक है ना, तो मैं आज आपको समझाऊंगा एक नया क्वेश्चन, एक बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल एक शून्य तरीके से, एक बिल्कुल बेस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है जिनके अंदर एक डर सा रह गया है कि मेंस, बहुत सारे बच्चे क्या होता है पीटी तो निकाले लेते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, मगर मेंस नहीं निकाल पाते। मेंस इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि मेंस का समय भी नहीं होता और पहले से वो तैयारी भी नहीं की होती। पहले वो पीटी की तैयारी करते हैं, तब जो सब निकलता है तब मेंस की तैयारी करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ मेंस बिल्कुल सरल है, बस ये है कि चीजों को समझना जरूरी होता है। रेगुलरिटी बहुत जरूरी होता है, रोज डेली लिखना होता है, अच्छे अच्छे शब्द आएंगे। तो जैसे जैसे मैं ऐसे ऐसे शब्द बताऊंगा आपको, लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया मेरा पढ़ाया हुआ, तो आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आप जाकर के आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप क्वेश्चन से बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, जलवायु परिवर्तन। आपको पता है कि सबसे पहले जलवायु परिवर्तन एक ऐसी घटना है, एक कम समय की घटना नहीं है, कई हजारों वर्ष की घटनाएं हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन एक दिन में नहीं उभरा, इसका काफी लंबा संघर्ष रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर। जैसे जैसे हमारे दुनिया का विकास बढ़ता गया, जैसे जैसे शहर में औद्योगिकरण बढ़ता गया, जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ती गई, जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, इससे इससे वैश्विक तापमान में परिवर्तन होने लगा। यही परिदृश्य है जलवायु परिवर्तन का। और जब ऐसा होता है तो आपको पता है कि हमारे जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है उसमें बहुत सारी गैसों का भी योगदान होता है। ऐसा नहीं है, आप परिवहन व्यवस्था को अगर ले लें तो बहुत सारी गैसेस हैं जो परिवहन से गैसेस उत्पन्न होती हैं और वो हमारे इमिग्रेशन करती हैं और फिर जाके हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट डालती हैं, जिससे हमारा हर एक समय मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन एक लंबे समय के लिए होता है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जलवायु, सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु। जलवायु क्या है, एक लंबे समय का मौसमी परिवर्तन है। एक दिन में ऐसी घटना नहीं होती, एक दीर्घकालिक घटना है ये जलवायु परिवर्तन। अब ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के अगर हमने बात की है तो आपको सबको समझ में आ गया कि जलवायु क्या चीज है। फिर जलवायु परिवर्तन किस तरह से प्रभावित आज हमें कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आज इस तस्वीर जो संकट में है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा संकट हो, चाहे कृषि, पहले तो कृषि संकट होगी। कृषि के जब कृषि को प्रभावित करेगा जलवायु, हमारा परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, है ना, कैसे भी तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यदि कृषि को प्रभावित करेगा तो आपको पता है कि ये डायरेक्टली किसको प्रभावित कर सकता है, खाद्य संकट बढ़ेगा इससे। जब से कृषि में जो हमारी खाद्य वस्तुएं होती हैं और जब वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो जो मौसम का जो पैटर्न है वो बदलाव होगा और कृषि क्या होगी, प्रभावित होगी। और कृषि जब प्रभावित होगी तो क्या होगा कि पैदावारों की कमी होगी और फिर उससे खाद्य संकट आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जब खाद्य संकट बढ़ेगा तो एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए, क्योंकि आधी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है और यदि कृषि ही केवल संकट में आ जाए तो मानो कि पूरी खाद्य संकट पूरी तरीके से चरम पे है। ऐसा सबसे ज्यादा विकासशील देशों में होता है, जहां पर पूरी तरीके से कृषि पर ही निर्भर, ऐसे देश सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। उन सभी मुद्दों की जानकारी हम आपको समझ धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। जलवायु परिवर्तन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा, बिल्कुल आसानी से समझ लिया होगा किस प्रकार कृषि को प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें किस प्रकार कृषि को प्रभावित कर रहा है, तो सबसे पहले हमारा आंसर राइटिंग स्टार्ट कहां से होगा, हम आंसर राइटिंग को स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है बेटा। अगर इस चुनौती को हम नहीं समझेंगे कि कृषि को कैसे प्रभावित करें, आपको पता है जब हम शुरुआत करते हैं किसी मेंस आंसर राइटिंग का तो उसमें लंबा समय लगता है, सोचना पड़ता है यार क्या लिखूं, कैसे शुरुआत करूं, कौन सा शब्द पहले डालूं, किस कौन सा शब्द बाद में डालूं, किस समय क्या लिखा जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। अब इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत कैसे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग
जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक विशेष राज्य, विशेष देश या राष्ट्र से संबंधित अवधारणा नहीं है। सबसे पहले बात आप समझिए, जब शुरुआत हम क्या करेंगे, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन एक विशेष देश या किसी एक राष्ट्र से संबंधित अवधारणा नहीं है। क्या बताया तुमने? ये एक वैश्विक घटना है। आज वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन जो है वो एक वैश्विक स्तर पे सबसे ज्यादा चरम पे। क्यों चरम पे? क्योंकि जलवायु परिवर्तन किसी एक राष्ट्र, एक देश के बारे में नहीं बता रहा है, पूरी सी पृथ्वी इसके द्वारा संकट में पड़ गई। तो इसके बाद हम लिखेंगे, इतनी बात लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग, समस्त पृथ्वी के लिए एक चिंता का विषय। क्या है? एक चिंता का विषय है। फिर नीचे लिखेंगे जलवायु परिवर्तन से भारत सहित पूरी दुनिया में, अब देखो, अब जलवायु परिवर्तन होगा। अब जलवायु परिवर्तन जब होगा तो जलवायु परिवर्तन में वैश्विक तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसों का योगदान होगा। ठीक है, बहुत औद्योगिकरण जो गतिविधियां हैं हमारे चल रही हैं देशों में, उनके द्वारा इमिग्रेशन होगा। वो सभी चीजें क्या होंगी? एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करेंगे और एटमॉस्फेयर वैश्विक तापमान को बढ़ाएगा। और जब वैश्विक तापमान को बढ़ाएगा तो जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो बहुत सारे ग्लेशियर क्या होंगे? मेल्टिंग करेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे। और जब ग्लेशियर पिघलें तो जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वो जल ग्रहण क्षेत्र उनका बड़ा होगा और वो हमारे मैदानी क्षेत्रों में क्या करेंगे? बाढ़ उत्पन्न करेंगे। और जब बाढ़ उत्पन्न करेंगे तो बाढ़ एक बहुत बड़ा संकट होता है। आपको पता होगा, एक हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी लिखने के लिए कभी कभी आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक टॉपिक है, उसकी बात क्लाइमेट क्या कहते हैं, ज्योग्राफी के ही माध्यम से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन से भारत सहित पूरी दुनिया बाढ़ संकट हो सकता है। मौसमी परिवर्तन या मौसमी परिघटना से सूखे की भी स्थिति बन सकती है। कोई क्षेत्र सूखे से विकसित हो सकता है। कहीं वर्षा सर्वाधिक होती है, कहीं बादल ही फट जाते हैं अचानक, तो वहां पर वर्षा क्या होती है? सर्वाधिक हो जाती है। और कहीं पर मौसम जा ही नहीं पाता, बादल जा ही नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा आधार है कहीं कहीं हवाएं उच्चावच कर ही नहीं पाती, रिलीफ उनको मिल ही नहीं पाता, तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। और वैसे क्षेत्र सूखे भी पड़ सकते हैं। कभी कभी बिल्कुल मौसम में परिवर्तन हो जाता है, पूरा सूखा हो जाता है वो हमारा मौसम। और जब सूखा पड़ जाता है तो फिर वो भी सूखा पड़ने के बाद भी एक खाद्य संकट, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है और वो भी पुरानी पद्धति की कृषि पर निर्भर है। जब मौसमी वर्षा होती है हमारे यहाँ, उस पर निर्भर है लोग। और जब मौसमी वर्षा नहीं होगी, सूखे की बाढ़ स्थिति को लगातार चलती रहेगी, तो वो क्या करेगा? सूखे की भी स्थिति को आगे बढ़ाएगा, सूखे की भी स्थिति संकट में पड़ेगी, सूखा पड़ जाएगा हमारे यहाँ। और सूखे पड़ने से खाद्य संकट ऑटोमेटिक उभरने लगेगी। अब बात आती है कि ये बाढ़ संकट तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो सूखे शब्द का प्रयोग हमने किया है आपका, ये भी हो गया। फिर आगे क्या लिखना है हमको? कृषि संकट और खाद्य सुरक्षा। ये बहुत बड़ी चीज है, खाद्य सुरक्षा। अब
खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौतियां होंगी। इसके बाद आपको बता दें कि इतना होने के बाद जब बाढ़ की उत्पन्न स्थितियां होंगी तो स्वास्थ्य पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य हमारा खतरनाक हो जाएगा, लोग बीमार पड़ने लगेंगे। बाढ़ कई दिनों तक पानी भरा रहेगा, मच्छरों का लार्वा बनेगा और वहां का जो क्षेत्र है वो पूरे मच्छरों से होगा। वो टाइफाइड जैसे बीमारियां, मलेरिया जैसे बीमारियां उत्पन्न होंगी। मौसम के पैटर्न से लोगों को सर्दी जुकाम बना रहता है, इससे लोगों को बीमारियां लगातार पूरे वर्ष बनी रहती है, क्योंकि मौसम में इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है, मौसमी परिवर्तन, कि हर एक समय मौसम आज तो ठंडा है, कल फिर बिल्कुल हीट हो जाए। तो मौसम में जो टर्नओवर हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा खतरा है, मानव स्वास्थ्य पर। दूसरी बात आपको बता दें कि आपको लिखना कम है। ऐसा नहीं है कि आप हम जो बताते जा रहे हैं वो आप लिखते जा रहे हैं आंसर राइटिंग में, नहीं। आप कुछ चीजों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाना है, बाकी यह सब चीजों पे आपको फोकस नहीं करना बेटा। बिल्कुल बात हो गई। अब बात आती है बीमारी। बीमारी को बीमारियां बढ़ेगी। इसके बाद प्रवासन बढ़ेगा बेटा, माइग्रेट बढ़ेगा, ठीक है। लोग जलवायु के आधार पर रहना तय करेंगे कि कहां पर कहां रहा जाए, कैसे रहा जाए। जरूरी नहीं है आज यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो गया, आप हिमालय क्षेत्रों में देखते होंगे मौसम के आधार पर लोग, अगर उनको पशुओं को, जो पशुपालन करते हैं लोग, जो घुमक्कड़ तरीके के होते हैं, आपको पढ़ा हो एक स्थानांतरित हमारी एग्रीकल्चर होती है। स्थानांतरित एग्रीकल्चर क्या होती है, एक स्थान पर करते हैं और फिर वहां को छोड़ करके जलवायु के आधार पर दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं और उस आधार पर वो अपनी कल्चर करते हैं। फिर क्योंकि उनको जो पशु पालते हैं उनको पशुओं के लिए अगर वहां पर उत्पादन नहीं हो रहा, चारा नहीं मिल रहा उनको, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो वो फिर वो क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र जाना पसंद करेंगे। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है। इतनी बात यदि आप लोग पूरी तरीके से कंफर्म है, ठीक है। प्रवासन आदि का खतरा बढ़ सकता है, खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। आपको बता दें कि वर्तमान परिदृश्य में करीब 60% आबादी वर्तमान परिदृश्य में 60% जो आबादी है बेटा, 60% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। ये आपको पता होना चाहिए, ये संकट का कारण बन सकता है। अब कृषि में होने वाली चुनौतियां कौन सी? कृषि किस तरह से प्रभावित होगी, या लिख सकते हैं कृषि किस तरह प्रभावित होगी। कृषि किस तरह से प्रभावित होगी? जैसे उत्पादन में कमी होगी, फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, प्रभावित होगी, फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। वैश्विक तापमान से जीवों में प्रजनन शक्ति बढ़ेगी, प्रजनन शक्ति बढ़ेगी, जिससे कृषि को नुकसान करने वाले कीड़े नुकसान करने वाले रोगों और कीटों की उत्पत्ति होगी।
उत्पत्ति होगी। फिर इसके बाद बाढ़ से होने वाले क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता शक्ति कमजोर होगी। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, कमजोर होगी। ठीक है। इसके बाद ये सारे कुछ ऐसे कारण हैं जो कृषि किस तरह से प्रभावित हो सकती है। जब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर पड़ेगा तो उत्पादन में डायरेक्टली कमी होगी। उत्पादन में कमी होगी तो आपको पता है मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। वो तो एक इकोनॉमिक पैटर्न हो गया। इसके बाद हम लोग फसलों की गुणवत्ता में भी फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। वैश्विक तापमान की प्रजनन शक्ति बढ़ेगी। जहां जहां वैश्विक तापमान बढ़ता जाएगा वहां प्रजनन शक्ति बढ़ती जाएगी और रोग और छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति होगी जो फसलों को प्रभावित करेंगी। इसके बाद बाढ़ से होने वाले क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि बाढ़ के दौरान क्या होते हैं कि मिट्टी बह करके कहीं कहीं सर्वाधिक वर्षा हो गई तो वहां के जो पोषक तत्व होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके आपको बताने की कोशिश की, दिखाने के लिए कि जहां पर मिट्टी का कटाव होगा तो वहां के जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉइल से अलग हो जाएंगे। तो वहां की जो सॉइल होगी वो भी सॉइल को भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है। तो उनकी भी गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, मिट्टी की गुणवत्ता। ठीक है। दूसरी बात आपको करा दें कि इन सारी अगर इतनी बातों को आप ध्यान रखें तो किस तरह से कृषि हमारी प्रभावित हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। आपको बता दें कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का नाम खुद सुनते होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक वृद्धि कृषि को प्रभावित कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। कृषि को यदि कृषि को किस तरह से प्रभावित होगी, अगर लगातार आप कार्बन का एमिशन भी हो रहा है तो कार्बन एमिशन एक ऐसी घटना है कि देखो कार्बन का होना जरूरी, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके लिए चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अच्छा चाहिए। बिना प्रकाश संश्लेषण के पेड़ पौधे अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर पाते, भोजन ही निर्माण कर पाते। परंतु ऐसा भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वैश्विक तापमान के लिए जरूरी है मगर अधिक जरूरी नहीं है। यदि आप सोचें कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक एमिशन हो रहा है, अब लगातार हो रहा है तो वो वैश्विक तापमान को बढ़ा सकता है अचानक और फिर एक क्लाइमेट की घटना ला सकता है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई घटना ला सकता है। तो ये चीज को समझना होगा आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड भी किस तरह से हमारी एग्रीकल्चर को प्रभावित कर सकती है और कृषि अगर प्रभावित हुई तो कौन कौन सी घटनाएं होने के करीब है। तो जलवायु परिवर्तन किस तरह से प्रभावित होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा अत्यधिक एमिशन से प्रभावित होगी, बाढ़ से प्रभावित होगी। ठीक है। कीड़े मकोड़े जो है फसलों को खराब करेंगे उससे प्रभावित होगी। इससे वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो प्रजनन शक्ति बढ़ेगा, तो सबको पता है फसलों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकते हैं, उसके उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है। ठीक है। ये सभी मानो कि खाद्य संकट ही है। जब कृषि को डायरेक्टली प्रभावित करे तो खाद्य संकट तो है ही है। अब इस परिदृश्य को छोड़ करके हम खाद्य संकट पर चलते हैं। अब आपको बताने हैं कि खाद्य संकट वास्तव में क्या है। आपको हम बता दें कि कई वर्षों से हम लोग ये जानते आ रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान किसी भी व्यक्ति की जरूरत के लिए रोटी कपड़ा मकान होना आवश्यक है। गरीबी को यही दिखाता है। मगर वर्तमान के परिदृश्य में यदि हम देखें तो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा का होना जरूरी है। मगर यदि हम सिर्फ रोटी मकान और कपड़े की बात करें तो मकान और
और कपड़ा के बिना भी हम लोग जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज जो आए थे, क्या वो कपड़ा लेके आए थे? क्या वो रहने के लिए मकान लेके आए थे? क्या उन्होंने वीआईपी मकानों में रहना सीखा? जंगलों में पहले रहना सीखा और जंगलों पे रहते रहे। वो तो सिर्फ केवल खाद्य के लिए ही भागे, क्योंकि उनका मुख्य काम था शिकार करके भोजन को प्राप्त करना। उस समय कोई एक ऐसी संघर्ष जीवन नहीं था उनका, इतना लंबा संघर्ष नहीं। वो संघर्ष सिर्फ करते थे किसके लिए? खाद्य के लिए, पेट को पालने के लिए, जीवन को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए इस पृथ्वी में। और प्रगति को अपना भगवान मानते थे। वो प्रगति को किसी प्रकार से नष्ट होना नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने कभी वैज्ञानिक पद्धति पर जोर नहीं दिया। मगर धीरे धीरे दुनिया विकास होने लगी। अब दुनिया में लड़ाई झगड़े क्षेत्रवाद बढ़ते चले गए और ये दुनिया ऐसी परिदृश्य में बदल गई कि जीवन हर एक व्यक्ति का संघर्षपूर्ण हो गया। और जब संघर्षपूर्ण हुआ तो मानव को वीआईपी रहने की भावना जगी अंदर से कि वीआईपी रहना चाहिए इस पृथ्वी में। तो उन्होंने वीआईपी महल मकान जैसे जैसे उन्होंने डेवलप किए, पूरे रोड वीआईपी, ब्रिज वीआईपी, सब कुछ उन्होंने वीआईपी बनाने की कोशिश। प्रकृति को नुकसान को नहीं समझा कि प्रकृति को किस तरह से नुकसान, और उन्होंने स्तर को बढ़ाते चले, अपनी आधुनिक दुनिया को बनाते चले। और आधुनिक दुनिया ने आज हमारी प्रकृति पर्यावरण को नष्ट कर दिया। ये सब मानव के कई वर्षों की एक कारण ही ऐसा हो, कई वर्षों की ऐसी प्रक्रिया रही मानव द्वारा, मानव गतिविधियां रही, जिसके द्वारा वर्तमान परिदृश्य आज हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु इस पृथ्वी का, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे हमारी वनस्पतियां हो, चाहे हमारे बड़े जानवर हो, चाहे छोटे जानवर हो, चाहे पक्षियां हो, वो सभी इसी संकट से ग्रसित हो। क्योंकि क्लाइमेट एक ऐसा घटना है जो इस दुनिया के परिदृश्य को संकट से तभी उबार सकता है जब दुनिया आधुनिक दुनिया को छोड़ सकती है, एक पुरानी दुनिया की तरफ पलायन हो सकती है, एक पुरानी परिकल्पना को फिर से देखना चाहती है कि पुरानी पद्धति कैसी थी। इस नए दुनिया, एक नए युग को छोड़ करके पुरानी युग पर यदि जाना चाहती है, तभी तो हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। नहीं तो जलवायु परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे हम इस दुनिया का विकास करेंगे वैसे वैसे दुनिया विकास और बढ़ता चला जाएगा। और जब दुनिया विकास बढ़ता चला जाएगा तो वास्तविकता हम खाद्य संकट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में खाद्य संकट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संकट उभरेगा। आप यदि इस पर रिसर्च कर रहे हो तो करके देखिए, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमारा यूपीएससी यानी स्टेट पीसीएस पूछता है खाद्य संकट को लेकर। यूपीएससी में तो हमेशा इसका चर्चा बनी रहती है, खाद्य संकट जलवायु परिवर्तन के कारण क्यों इतना प्रभावित हो रही है, क्यों उसकी सुरक्षा करना जरूरी है। खाद्य संकट को अगर नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं लोग, तो देखना एक दिन ऐसा होगा कि इस पूरी दुनिया का विनाश होता है, लोग सिर्फ भूखे मर। तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि रोटी कपड़ा मकान हम सुना करते थे। रोटी कपड़ा मकान जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं थी। क्या थी? मूलभूत आवश्यकताएं थी। परंतु वर्तमान परिदृश्य के आधार पर कपड़ा और मकान के बिना हम जीवित रह सकते हैं, परंतु भोजन एक ऐसी चीज है, एक मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन निरंतर मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए, जहां पर मनुष्य बिना भोजन ग्रहण किए जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकता। ज्यादा 2 दिन, किसी की हिम्मत बनी 2 दिन, किसी की हिम्मत 3 दिन, किसी की हिम्मत 5 दिन, किसी की 10 दिन तक भूखा रह सकता, मगर कुछ ही समय तक वो बिना भोजन पानी के जिंदा रह सकता है, बाकी जिंदा नहीं रह सकता मेरे दोस्त। तो बिना आप मकान और क्या कहते हैं कपड़े के आप जीवन सर्वाइव कर सकते हैं, मगर भोजन के बिना सर्वाइव नहीं करते। इसी परिदृश्य, इसी संदर्भ में खाद्य संकट की हम चर्चा आपके समक्ष कर रहे हैं।
आपसे बात बार बार वही खाद्य संकट के बारे में कर रहे हैं। इतने आप चीजों को आसानी से लिखने की, इस जो आप पेज पर लिख रहे हो तो इस इतनी बात आप छोटे शब्दों पे लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी लगेगा कि नहीं बच्चे को कुछ पता है इस बारे में, जरूर कुछ ना कुछ इसने सीखा है इस घटना से, इसलिए उसने इस प्रकार वर्णन करने की कोशिश की है सरल शब्दों, क्योंकि हमें तो आंसर राइटिंग करनी है और करनी भी है, उतनी भी अच्छी नहीं करनी, मगर करनी है एग्जामिनर को दृष्टि देकर। एग्जामिनर कॉपी को किसी प्रकार से नंबर कम ना करे, उसी आधार पर लिखना जिस तरह से क्वेश्चन पूछा, उस पर किसी तरह का कोई अलग से पॉइंट नहीं डालना। क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है बस वैसे उत्तर देते चले जाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको? हमारे एग्जामिनर को। तो ये चीज अगर आप लोग पूरी तरीके से यदि क्लियर कर ले हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आप शुरुआत करेंगे, उस शुरुआत में सबसे लिखेंगे कि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक परिदृश्य घटना है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इसको रोक पाना बहुत ही असंभव है। इसके लिए पूरी वैश्विक स्तर की सरकारें जोर लगा रही बैठी हैं कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, इस समय ऐसा हो जाएगा, उस समय ऐसा हो जाएगा। ये सभी सरकारें वैश्विक स्तर पर काम कर रही हैं। ठीक है, ये सब बातें हमें नहीं लिखना, हमने जहां तक बताया बस उतना लिखना, बस ये लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग, ये हमें प्रतीत हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये मुझे पता है, परंतु इसके होने वाले बढ़ोतरी का अनुमान हम नहीं लगा सकते। कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना टेम्परेचर होगा, क्या भारत सरकार इसको रोक पाएगी, भारत सरकार हो या वैश्विक सरकारें हो, क्या इस चुनौती से निपटने के लिए सभी लोग खड़े हुए हैं? हाँ, खड़े हैं, सभी लोग अपने अपने एजेंडा प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी देश, बहुत सारे समिट होते हैं हमारे देश में, उन सम्मेलनों में जाकर के वैश्विक चुनौतियां रखी जाती हैं। वैश्विक चुनौतियां जलवायु परिवर्तन को लेकर सबसे पहले मुद्दा रखा जाता है। बहुत सारी रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है, उन रिपोर्टों को भी हम बताएंगे। एक रिपोर्ट है वैश्विक तापमान रिपोर्ट, IPCC, इंटरनेशनल पैनल क्लाइमेट चेंज। ये वैश्विक परिदृश्य का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो वैश्विक परिदृश्य का क्या होता है, टेम्परेचर होता है, वो उसको दर्शाने की कोशिश करता है। कौन? IPCC। तो इसी अब हम सिर्फ बात करेंगे वैज्ञानिकों का आकलन क्या है, वैज्ञानिक क्या माने, क्या लोग वैश्विक तापमान से निपट पाएंगे, क्या वैश्विक टेम्परेचर को कम कर पाएंगे 2030 तक। एक लक्ष्य रखा गया है। देखो हम सारी बातें लिख नहीं पाएंगे बेटा, थोड़ी बातें मेरी समझ लो। एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को और अत्यधिक नहीं बढ़ा पाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे। इसको कंट्रोल करने में पूरी क्षमता लगा देंगे। आपको पता है कि 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। अब पेरिस जलवायु समझौते में यही कहा गया था कि वैश्विक तापमान को रोकना है, और ये वैश्विक तापमान, यदि वैश्विक तापमान को रोक पा रहे हैं तो 100% पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को वैश्विक परिदृश्य में वैश्विक सरकारें इसको प्राप्त कर सकती हैं। ये पेरिस जल समझौता एक बहुत बड़ा समझौता था जलवायु परिवर्तन को लेकर, और कहा गया है कि दुनिया में बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए पेरिस जल समझौते के साथ एक सभी मंच पर सभी पूरे राष्ट्र के या पूरे वैश्विक स्तर की सरकारें खड़ी हो गई, और उन्होंने चुनौती ली थी कि हम 2030 तक 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक एजेंडा तैयार किया था। ये एजेंडा वैज्ञानिकों का आकलन, और दुनिया ये भी बता रही है कि 2080 तक करीब 600 बिलियन लोग पलायन हो सकते हैं इस वैश्विक टेम्परेचर को लेकर।
खतरे में पड़ सकती है दुनिया, दुनिया पलायन एक साथ हो सकती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरी दुनिया सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर को सरवाइव करना ऐसा आसान नहीं है। अत्यधिक टेम्परेचर को नहीं सहन कर पाएगा और दुनिया में करीब एक अनुमान आकलन है, आप आकलन दे सकते हैं कि करीब इतनी बिलियन लोग यहाँ से खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और दुनिया संकट में जाएगी। दुनिया वैसे भी कहते हैं खाद्य संकट होगा तो वैसे जाएगी दुनिया, जरूरी थोड़ा है किसी से जाएगी, टेम्परेचर सही में रहेगी दुनिया। खाद्य संकट हमेशा बढ़ेगा तो दुनिया पूरी कृषि पर होगी तो कृषि से पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, खाद्य संकट तो खत्म हो जाएगा। जब खाद्य संकट जब खाने को कुछ मिलेगा नहीं तो जीवन वैसे तो खत्म है ही है, मरना थोड़ा भाई, मरना तो तय है ना, फिर तो कोई रोक नहीं पाएगा। और करो, महलों में रहने का कोशिश करो, नेचुरल पावर्स को प्रभावित करोगे तो गड्ढे में गिरोगे। ठीक है, कहते नहीं है एक डायलॉग है, यदि किसी को गिराने के लिए तुमने स्वयं गड्ढा खोदा है ना तो उस गड्ढे में वो नहीं तुम गिरोगे, यही हाल होगा। एक ऐसा समय एक आएगा कि इस पूरी दुनिया में एक ने गड्ढा खोदा है नहीं, सब मिलकर के इस नेचुरल को बर्बाद किया है और सब इस गड्ढे में समाये। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए कहते हैं जीवन में यदि अच्छे जीवन को जीना है तो प्रकृति को बचा कर रखना होगा। प्रकृति दुनिया की सर्वशक्तिमान ताकत है जो हमें जीवित रह सकती है, बाकी कोई नहीं रह सकता। अगर प्रकृति नष्ट तो दुनिया नष्ट, सब प्रकृति पर ही पूरी दुनिया स्थिर है। तो इस लक्ष्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। इस दो में चुनौतियां रखी गई हैं, पोषण को लेकर रखा गया है, पोषण को लेकर के पोषण स्तर को कमी को रोकना होगा। इसके बाद भूखमरी से निपटना होगा, भूखमरी से खाद्य संकट से निपटना होगा। ये सभी परिदृश्य इसी में रहती है। SDGs लक्ष्य को पूरा करना है 2030 तक, 2030 तक ये भी एक टारगेट है कि 2030 तक इस परिदृश्य को प्राप्त करना है। मगर आपको बता दें कि वैश्विक टेम्परेचर क्या है। वैश्विक तापमान आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का जो आकलन चल रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डायरेक्टली खाद्य फसलों को प्रभावित करेगा। अब वो खाद्य फसलें कौन होंगी? आपको पता है खाद्य फसलों में कौन कौन सी हो सकती हैं। आपको पता है गेहूं और चावल, ये दो फसलें हैं। आपको पता है कि टेम्परेचर गेहूं, जैसे गेहूं की बात करें, जौ की बात करें, ठीक है, ये क्या है। इसके बाद सरसों की बात करें, आपको पता है ये कम टेम्परेचर पे होने वाली फसलें हैं। ठीक है, कहीं कहीं टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे कपास जहां होती है उस कपास के क्षेत्रों में टेम्परेचर पता लगा कि बिल्कुल खत्म या बिल्कुल कम, तो वो प्रभावित कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो जैसे इन क्षेत्रों में जहां गेहूं चावल सरसों ज्यादा होती है वहां पर क्या करें, टेम्परेचर पूरी तरीके से बढ़ जाए तो ये खाद वाली जो फसलें हैं इन पर संकट आ सकता है और इन पर आगे चल के उत्पादकता में गिरावट आ सकती है, इनकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, इनके दाने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके दानों का पड़ाव भी नहीं हो सकता। ये सब क्लाइमेट पर ही चेंज, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है यही के सब कारण प्रभावित करेगा। ठीक है, चावल के लिए टेम्परेचर अच्छा चाहिए, पता लगा कि वहां का पूरी टेम्परेचर ही गिर गया तो चावल नष्ट हो जाएगा, चावल गया हमारे हाथ से। तो ऐसे कुछ फसलें हैं जहां पर ये जलवायु परिवर्तन हमारी कुछ विशेष फसलों को, खाद्यान्न के जो विशेष फसल है उनको ये नष्ट कर सकता है। ये भी वैज्ञानिकों का आकलन है। अब आपको पता है कि जो मैं बात कर रहा था IPCC रिपोर्ट की, ये सभी आप डाल सकते हैं। देखो बेटा, मैं यहाँ पर आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, मैं ये नहीं करा रहा हूँ कि क्रम से लिखने की बात है, मैं क्रम से बता रहा हूँ, बस आप लिखते जाओ करते जाओ। IPCC की रिपोर्ट हर वैश्विक तापमान को मापने के लिए हर एक प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी की जाती है। उसमें कहा जाता है वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो वैश्विक तापमान को रोकना होगा। ये हमेशा IPCC रिपोर्ट अपनी बात जारी रखता है। तापमान बढ़ा तो हमारा खाद्य फसल कैसा हो सकता है,
खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ सकती है, ये आप बता सकते हैं। आईपीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर लगातार वैश्विक तापमान बढ़ा तो हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आईपीसी की रिपोर्ट एक बताती है हमें कि यदि वैश्विक तापमान बढ़ा तो डायरेक्ट उसकी कृषि की उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है। किसको कर सकती है? जो खाद्य उत्पादकता है और खाद्य सुरक्षा, उसको क्या कहते हैं, सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए आपको पता है तापमान, टेम्परेचर, वर्षा तथा चरम मौसमी घटनाएं, ये अगर आपको पता है कि आपको पता होगा कि कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा, अगर इन चीजों को निर्धारित करना है तो उसके लिए टेम्परेचर होना जरूरी है, वर्षा होना चाहिए, चरम मौसमी घटनाओं के बारे में निर्धारण करना जरूरी होता है। अगर इन्हीं के निर्धारण से ये कृषि उत्पादकता अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है, चरम मौसमी घटनाओं से पूरी फसल ही बेकार हो जाती है, किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं उससे। ठीक है, क्योंकि प्रकृति आपको पता है धीरे धीरे नष्ट होती दिख रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं। आईपीसी की रिपोर्ट हमेशा जारी करती, प्रतिवर्ष जारी रहती है और ये वैश्विक तापमान को रिपोर्ट को जारी करता है और बताता रहता है कि भैया क्या परिदृश्य है, क्या चुनौतियां सामने आ सकती है, इन सभी चीजों को लेकर के वो बात कर सकता है। अब बात करेंगे कि मौसमी परिवर्तन से होने वाली हानियां क्या है, क्या क्या हानियां हो सकती हैं। मौसमी परिवर्तन होगा तो क्या क्या है। एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में बात करेंगे, कृषि उत्पादकता में भारी गिरावट, मूल्यों में वृद्धि, इसके बाद खाद में कमी, फसलों की विविधता, तथा वैश्विक तापमान बढ़ने से फसलों की गुणवत्ता में कमी, फसलों की गुणवत्ता में गिरावट होने की संभावना, लिख सकते हैं आप, इतनी बात आप लिख सकते हैं कि फसलों की गिरावट भी हो सकती है, फसलों की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है, फसलों में विविधताएं हो सकती हैं, वैश्विक टेम्परेचर बढ़ने से ऐसा हो सकता है, खाद में कमी हो सकती है, मूल्यों में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में है तो इतने पॉइंट्स आप बना सकते हो। इसके बाद आपको बता दें कि इन सभी वजहों के कारण ये सभी परिस्थितियां विकासशील देशों को अधिक प्रभावित करती है। ये आप लिख सकते हैं, अधिक प्रभावित करती है, तथा इससे निम्न आय वाले देश में कुपोषित की संख्या बढ़ सकती है। आपको पता है कि
ऐसे क्षेत्रों में यदि खाद्य संकट बढ़ा तो कुछ ऐसे निम्न आय वाले देश हैं जहाँ पर लोगों के पास कम आय है, वहां पर वो उनके न्यूट्रिशन पे कमी आ सकती है और वो कुपोषित हो सकते हैं। आधी आबादी पूरी निम्न आय देश वाले पूरी तरीके से क्या हो सकते हैं, ये ज्यादातर ये सारे इफेक्ट आपको विकसित विकासशील देशों में देखने को मिलती है। ये सभी परिस्थितियां रोजगार संकट में पड़ सकता है, रोजगार संकट में पड़ सकता है ऐसी स्थितियों में, ठीक है। और जब कुपोषित होंगे लोग तो वहां आधी जनसंख्या तो क्या होगी, इसका डायरेक्टली आपको जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुपोषित संख्या काम कहाँ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा समय पर। बीमारियां बढ़ेंगी लोगों के अंदर, जब बीमारियां बढ़ेंगी, जब लोग कुपोषित होंगे, शरीर पर जान नहीं रहेगी तो क्या होगी, लोग वहाँ बीमारियां बढ़ेंगी और बीमारियों से ग्रसित होंगे तो वहाँ जो जीवन सर्वायु है, जीवन जीने की जो चाहत है वो कम पड़ जाएगी, ठीक है। लोगों का जीवन बेहतर नहीं होगा, अवसरों तक पहुंच वो कमजोर पड़ जाएगी इन क्षेत्रों में। तो ये निम्न आय देश वाले ऐसे संकट से ज्यादा जूझते हैं। ऐसे संकट जब हमारे देश में आते हैं तो ये सारे क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा जूझने हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है, आपको बता दें, क्योंकि आपको बता दें कि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कृषि पर ही निर्भर होते हैं, कृषि पर इनकी जो जीवन सर्वाइव करने का लक्ष्य होता है वो कृषि ही होता है, कृषि पर आधारित होते हैं, इनका पूरा जीवन निर्वाह कृषि पर से ही खत्म हो जाता है। तो ऐसी बात ही कृषि पर निर्भर, तो कृषि को जब कृषि प्रभावित हो रही है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण से, तो जरूर ये लोगों को प्रभावित कर सकती है। निम्न आय वाले देशों के, निम्न आय वाले देश सर्वाधिक कृषि पर निर्भर है, तो ये बात आप जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, कि भोजन के विकल्प को लेकर के चुनौती खड़ी हो सकती है ऐसे देशों में। हम कुछ उपाय लिखेंगे, वो उपाय कौन कौन से उपाय मैं आपको बता दें, एक निक्रा परियोजना है, एक निक्रा परियोजना है। अब ये निक्रा परियोजना के बारे में हम समझेंगे। निक्रा परियोजना का उद्देश्य है कि जब हमारे देश में सूखा पड़ जाए, खाद्य संकट में हो, खाद्य को लेकर के आपको पता है मौसमी परिवर्तन से होने वाले खाद्य संकट हो रहा है। आपको पता है कि ऐसी स्थिति जब हो जाए, जब बिल्कुल सूखा पड़ जाए, तो उस समय कैसी फसल होनी चाहिए, कौन सी फसल उगाई जाए जिससे उत्पादन हो सके, हमको डिपेंड होना पड़ेगा, हमें मौसम के आधार पर डिपेंड करना पड़ेगा कि सभी फसलों, यदि मौसम बदल रहा तो हमको भी अपने फसलों का पैदावारी के लिए उस पर बदलाव करना पड़ेगा। अगस्त में अगर वर्षा हो रही है तो हमें उसी अगस्त के हिसाब से हमें अपने फसलों के बुआई का पैटर्न बदलना होगा, कटाई और बुआई का पैटर्न बदलना होगा। भारत सरकार को इस पर अनुसंधान करने की भी जरूरत है, जो मौसमी घटनाएं हो रही है उस परिदृश्य को देखने की भी बहुत बड़ी जरूरत है। वो जाने तो, समझे तो, अनुसंधान करे उस पर कि मौसम किस आधार से कब तक आने वाला है, वो सारे खबर किसानों तक पहुंचने चाहिए, घर घर तक पहुंचने चाहिए, जहां पर कृषि पर ही निर्भर पूरी जनसंख्या है, कि वास्तव में इस बार परिवर्तन क्या है मौसम का, कब तक मौसम आ जाएगा इस क्षेत्र तक, एक एक जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा हमें प्रस्तुत होनी चाहिए, तो हम अपनी खाद को बचा सकते हैं, खाद फसलों को उसी मौसम परिवर्तन के आधार पर बो और काट सकते हैं, जिससे हम प्राकृतिक पर्यावरण से बच सके, उसके नुकसान से बच सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को, पानी जहां से जहां आ रहा हो, उस बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था पूरी भारत सरकार को उस पर काम करनी चाहिए, कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन पर एग्रीकल्चर को बढ़ाना कैसे, क्योंकि आपको पता है बिहार जैसे देशों में 75% हिस्सा पूरा बाढ़ से ही रहता है, तो वहां कैसे खाद्य फसलों को उगाया जाए,
क्योंकि वो सारी जमीन तो आज पूरी खादरी है, वहां पर बो दो और सुबह तक पूरी खत्म, क्योंकि वहां सारी माले नदियां आकर के उस पर गिरती हैं, बाढ़ प्रभावित करती हैं, क्योंकि वहां विसर्पाकार नदियां हैं, ज्यादातर वो विसर्पाकार पे चलती हैं, मार्ग अपना परिवर्तन हर एक वक्त करती हैं, तो वहां का तो पूरा पूरा एरिया खत्म हो जाएगा ना, वहां तो खाद होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे हमें बहुत सी जमीन हमारे देश के अंदर है, उन जमीनों में जो बाढ़ आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा परिवर्तन कर बेकार कर रहा है पूरी जमीन को, उस जमीन को फिर से एक नई जमीन के रूप में बदलाव कैसे किया जाए, वो जो पानी आता है, इतना बाढ़ पानी आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, किस तो ये भारत सरकार या वैश्विक स्तर की सरकारें मिलकर काम करें, चुनौती से लड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे चुनौती से नहीं लड़ सकते। इसके बाद आपको बता दें कि हमें खाद्य फसल के लिए समान वितरण प्रणाली को भी बहुत अच्छे ढंग से लागू करनी चाहिए। खाद्य फसलों की जो पैदावार होती है हर साल ज्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है, तो खाद्य को बचाकर भी रखना चाहिए, हमें डायरेक्टली निर्यात नहीं करना। पता लगे हम लोग निर्यात ही कर रहे हैं, खाद ज्यादा हो गया, इस बार गेहूं ज्यादा हो गया तो उसको निर्यात ही कर रहे हैं, नहीं, हम प्राकृतिक पर्यावरण कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे वर्ष में सूखा पड़ जाता है और गेहूं चावल नहीं उत्पादित हो पाता है, तो हम अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए अपने भारत सरकार के पास इतना अनाज भंडारित होना चाहिए, अनाज का भंडारण बहुत आवश्यक है, उसका वितरण किस तरह से किया जाए ये चीज बहुत जरूरी है। जैसे कोविड-19 के समय आपदा आई, फसलों का वितरण क्या कहते हैं, अनाजों का वितरण जारी किया गया और आज भी जारी है अनाजों का वितरण, कोई व्यक्ति भूखा न सो, इसके लिए भारत सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, मोदी सरकार पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, सबको अनाज मिले, घर घर तक अनाज पहुंचे, व्यक्ति भूखों न मरे, ये बात कही जा रही सरकार की। तो इसलिए अनाज को बचाना बहुत जरूरी है। यदि आप कुछ विशेष खाद्य फसलें हैं जो लोग गेहूं चावल ही खाना चाहते हैं, जैसे हमारे पुराने लोग मक्का जौ बाजरा ये सभी खाते थे, ऐसा नहीं है कि हम गेहूं चावल को नहीं खाते, अगर कोई मौका बच जाए तो इन फसलों का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार को तो समय समय पर बंटवा देती है, ये भी सब मोटे अनाज को भी बंटवाती है, तो मोटे अनाज भी जरूरी है हमारे लिए। कभी ऐसा संकट हो जाए कि गेहूं चावल उत्पादित ना हो तो हम कम से कम बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, जो भी ये सब जो भी है इनकी रोटी का उपयोग करके खा सके अच्छे से रह सके। तो मोटे अनाजों पर निर्भर होना पड़ेगा यदि खाद्य संघर्ष से निपटना है। दूसरी प्रदर्शन में सारी जानकारी आपको मैंने वैसे तो पूरी कंप्लीट बता दी, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने बताया हुआ कुछ आप लिख दो, इतना तो समझ गए होंगे, बहुत सारे वर्ड आपको दिमाग में आ गए, अगर आपको बहुत सारे दिमाग वर्ड में आ गए हैं तो आप चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग आंसर राइटिंग लिखिए और दिए गए मेरे नंबर पर अपनी आंसर राइटिंग लिखने के बाद हमें चेक करने के लिए भेजिए और मैं आपको चेक कर और जो आप गलतियां हो उसको सुधार करने के लिए बता सकूं कि आप अभी कहाँ सुधार करना जरूरी है आंसर राइटिंग करते समय। मेरे साथ जुड़िए, अच्छे से अच्छे आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा, हर एक सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग, चाहे GS1 हो, GS2 हो, GS3, सभी GS पर मेरी पकड़ रहेगी और सभी ऑप्शनल पर ज्यादातर पकड़ रहेगी। मैं एक अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल आप कंफर्म रखिए और मेरे साथ जरूर जुड़िए एक बार, ठीक है। चैनल लगे, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक बढ़ाते रहें चैनल को, ठीक है। तो फिर हम लोग इसी परिदृश्य में मेंस आंसर राइटिंग परिदृश्य में काम करते रहेंगे, बड़े स्तर पर जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।